जगदीश यादव विधानसभा अध्यक्ष मानिकपुर, यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता समान बुजुर्गगण, युवा साथियों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। और इधर मंच पर डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल जी हैं, पूर्व प्रत्याशी मानिकपुर के, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। और लगभग बहुत सारे नाम हैं अभी तो हमारे निर्भय जी ने तमाम नामों को लिया है। मैं चाहता हूं कि उन्हीं के संबोधन की कड़ी से मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा, तो समय बहुत लग जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग भाई क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम परिचित हैं बहुत ज्यादा, नहीं आप लोग परिचित हैं और सभी लोग पदाधिकारी हैं, सभी लोग काबिल की तारीफ हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी झुठलाया नहीं जा सकता कि सब में ऊर्जा भरी हुई है और सबने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। सबने 2022 का संकल्प लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर बनेंगे। मैं राजेश प्रजापति जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। पिछले कई दिनों से घर परिवार छोड़ करके दौरे पर निकला हूँ और खास करके अपने प्रजापति समाज में, अपने पिछड़े समाज में जा करके लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। अभी मेरा दौरा जो था वो भदोही जिले से स्टार्ट हुआ, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और चंदौली, उसके बाद इलाहाबाद और कौशाम्बी करने के बाद मैं आज आपकी इस विधानसभा मानिकपुर में पहुंचा हूं। तो साथियों, कुल मिलाकर के इसके पीछे मैं ये कहना चाहता हूं कि समस्याएं गिनाने का वक्त नहीं है, न अपनी समस्याओं को देखने का वक्त है। और मैं इस कहानी के माध्यम से सभी पदाधिकारियों के लोगों में एक जुनून फूंकना चाहता हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश जी को सरकार में कैसे आप ला सकते हैं। कहानी यह है साथियों कि एक छोटा राज्य था और एक बड़ा राज्य था। दोनों नदी के एक उस पार था, एक नदी के इस पार था। और छोटा राज्य जो है उसमें सर्वगुण संपन्न कलाकार थे। इन्हीं जो बेलन बनाता था बहुत अच्छा बनाता था, जो कुल्हाड़ी बनाता था बहुत अच्छा बनाता था, जो कुदाल बनाता था बहुत अच्छा बनाता था, जो भैंस को बांधने वाला वो सीकड़ बनाता था वो भी बहुत अच्छा बनाता था। तो ये बड़े राज्य वाला हमेशा यही सोचता था कि वहां के कुशल कारीगरों को बंदी बना लिया जाए और बार बार आक्रमण करके उस छोटे से राज्य को तबाह कर देना चाहता था। और उसने कई बार ऐसा किया। कई बार करने के बाद जब जब वह राज्य थोड़ा सा पनपता था, थोड़ा सा, तब यह जाकर के नदी के उस पर आक्रमण करके उसको कमजोर कर देता था। तो एक नायक निकला, आप उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरह सोचिएगा कि एक नायक निकला और उसने जाकर उस छोटे से राज्य के राजा से मिला, कहा हुजूर मेरा नाम है विजय कुमार। तो राजा ने कहा कि विजय कुमार तुम्हारा नाम है? कहा हाँ। कहा बताओ क्या चाहते हो? उसने कहा कि उस राज्य पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको विजयी बनाने आए हैं। तो राजा ने कहा अरे काहे के लिए हमको फिर से जाने से मरवा देना चाहते हो? कहा उसने तो कई बार हम पे आक्रमण किया, कई बार हमको तबाह कर दिया। कहें दरअसल जो सेना आपकी थी बड़ी कमजोर थी। तो राजा ने कहा अरे ऐसे कैसे कर सकते हो? हमारे कैप्टन जो हमारे सेनापति हैं तलवारबाजी में नंबर 1 के हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो तलवार बनाते हैं लोहार, वे बड़े मजबूत हैं। और आप कह रहे हो कि आपकी सेना कमजोर थी? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज सेना कमजोर थी। तब चाहे हमें एक जगह दीजिए,
और हम वहां पर सेना की टुकड़ी अपने बलबूते, अपने निपुणता, अपनी कुशलता के माध्यम से तैयार करेंगे। तो राजा ने कहा बताओ क्या करना होगा। चाहे हमें अपने समाज से, अपने इस राज्य से 1000 युवा लड़कों को हमको दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, क्या और कुछ सैनिक जो मजबूत हों, जो जिगरबाज हों, जो बहादुर हों, और उन्हें भी आप हमें दे दीजिए। और ले गया, 1 महीने की ट्रेनिंग दिया जबरदस्त। और ट्रेनिंग देने के बाद उसने कहा तो युद्ध लड़ने के लिए अब आप लोग तैयार हैं? सैनिकों ने कहा हाँ तैयार है। ना शरारत करा, ठीक। तो वहां से कैप्टन ने, जो विजय था, उसने सबको नाव में बैठाया और रात को 12 बजे वहां से चल पड़ा युद्ध के लिए। और साथियों, वहां पर 20,000 सेनाएं थी और इनके पास 1,000 की टुकड़ी लेकर के चले। जब नदी पार किया इन्होंने नाव से, उन्होंने कहा एकदम साइलेंटली चलिएगा, यानी किसी प्रकार की आवाज न हो, नहीं तो उस राज्य के सैनिक पहले ही जाग जाएंगे और हम लोग विजयी नहीं हो पाएंगे। तो लेकर के जब आए विजय जी इस पार, तो सैनिकों को खड़ा किया। उन्होंने कहा अभी भी किसी को डर हो तो घर भाग जाए। तो कहा नहीं महाराज, नहीं सर हम डरते नहीं हैं। कहा तो युद्ध के लिए तैयार हैं? कहा हाँ। तो विजय ने सबको अलग खड़ा किया और अपने जेब से माचिस निकाला और उस नैया को आग लगाने लगा। जब नैया फूकने लगा तो कुछ लोगों ने कहा अरे सर ये क्या कर रहे हैं, जब नाव फूक देंगे आप तो हम लोग उस पार कैसे जाएंगे। कहा यही कारण रहा है अब तक कि जब पिछला दरवाजा खोल के रखोगे कि अगर ये काम नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, ये काम नहीं होगा तो हम वो कर लेंगे, तब कैसे युद्ध जीत पाओगे। तो उन्होंने कहा अब देखो इस नाव को फूक देने का मतलब ये हुआ कि अब करो या मरो, 2 में से एक का रास्ता चुन लो। या तो नदी में छलांग लगा के कूद कर ही मर जाओ, और नहीं तो चलो वहाँ एक एक लोग को 20-20, 25-25 को काटना है। तब तो भैया सबकी सांस सूंघ गया सबको। अरे बाप रे बाप, अब तो न बीवी से भेंट होगी न बच्चों से, अब तो लड़ना अनिवार्य हो गया है। अब अगर नहीं मारेंगे तो गर्दन कर जाएगी। और टारगेट दे दिया उसने 25-25, 20-20 को मारने का। अब मरता क्या न करता कि स्तर पर सब लोग उतारी और पूर्ण रूप से पूरी ताकत झोंक करके पूरी कुशलता के साथ युद्ध लड़े और विजयी हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि भागने के सारे रास्ते उन लोगों का विजय ने बंद कर दिया था। अगर वो भागने का रास्ता खुला रहता तो सबको लगता चला जब ज्यादा घिर जाएंगे सैनिकों से तो क्या करेंगे, बैठ के नैया बाहर भागेगा पंखी से लड़ेगा। लेकिन उसने ऐसा किया कि सबके भागने का दरवाजा बंद कर दिया कि अब या तो बीवी बच्चों से मिलना है तो युद्ध करो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत झोंक करके, और नहीं तो या तो मर जाओ कट जाओ, क्योंकि अगर बचे रहोगे तभी बीवी बच्चों से मिल पाओगे, बचने का कोई रास्ता। तो साथियों मेरा कहना यह है कि आज जो भी समस्याएं हैं आपके पीछे, जो भी दिक्कतें हैं, उन सबको तख्त पे रख करके 2022 के विजय के लिए आप लोग डट जाइए और पूरी ताकत झोंक दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जान लीजिए कोई काम आपको जा करके बाहर स्वदेश में करना पड़ेगा, कमाने के लिए कमाऊंगा। अगर ये सोच करके बैठे हैं दिमाग में कि चलो सरकार नहीं बनी तो यहाँ चला जाऊंगा सूरत कमाने, चलो सरकार नहीं बनेगी तो फला दुकान खोल लूंगा, चलो सरकार नहीं बनेगी तो मैं ये कर लूंगा, ये सारी चीजों को भूल करके केवल सरकार बनाने पर आखिरी सांस झोंक दीजिए। अगर सरकार न बन जाए तो हमसे कहिए। और हमारी जनता जो है इस बार फंस गई। इस बार युद्ध जो है मैं ये कहूंगा कि न इस सरकार से है, न किसी को विजयी बनाने का है, अपने बच्चों का भविष्य संभालने का है। ये युद्ध अपने आप से है, क्योंकि जो गलती हमने की उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधेरे में दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है कि आने वाले समय में यही बच्चे कहेंगे
अरे मूर्खों, अरे मेरे पिताओं, तुम लोग ने कौन सी मानसिकता का परिचय दिया? किस गधे को प्रधानमंत्री बनाया, किस गधे को मुख्यमंत्री बनाया? क्या तुम लोग के पास इतना विवेक नहीं था कि समझ नहीं पाए कि ये लोग क्या करते हैं? ये सब केवल फ्री में दावत दे रहे हैं। एक राजा था, उसने फ्री में दावत को बुलाया, सब गए दावत खाने। कहा कि हमारे लड़के का जन्मदिन है, आप लोग 2-3 दिन रुकिए और खाना खाइए। तो राजा क्या सब पहुंच गए? राजा ने सबके मनपसंद मिठाई, सबके मनपसंद पकवान बनाया और सब ने रात में दबा कर दिखाया। राजा ने कहा अब आप लोग आराम कीजिए, कल सुबह फिर नाश्ता पानी बनेगा, सब लोग सोए रहे। जब सुबह हुई तो सबको लग गई। क्या लगी? क्या लगी? सुन नहीं रहे हैं का कहानी? तो क्या लगी? नहीं नहीं, क्या लगी? लैट्रिन लगी। देखिए भाई ने बोला लैट्रिन लग गई सबको। तो सब ने कहा करे सैनिकों ये बताइए कि हमको तो बहुत तेजी से लगी है, हम लोग कहाँ निपटे? तो सैनिकों ने कहा देखिए भाई, निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है इस मैदान में, अगर गंदगी करेंगे तो चलान हो जाएगा, कोड़े भी लग सकते हैं। तो सबकी हालत खराब हो गई। तो सबने कहा तब बताओ यार ये हम करें क्या इसको? कहा देखिए वहाँ लैट्रिन रूम बना है, वहाँ चले जाइए। तो सब दौड़ते दौड़ते भैया भागे लैट्रिन रूम की तरफ। जब वहाँ गए तो वहाँ जो संख्या कर कितने लोगों को निपटना है? तो सबने कहा भैया हमको निपटना, हमको निपटना। सबने कहा हमको निपटना है। तो राजा ने कहा, सैनिकों ने कहा सुनो, जिसके पास 500 रुपए है केवल वही निपट सकता है, ठीक है? अरे बाप रे बाप, हमारे पास तो 500 रुपये है, आप काम करिए। सबकी हालत खराब हो गई। तो जो वही निपट दिए उनकी भी चलान हो गई, वो जेल में चले गए बेचारे। जो छड़ वाली डाक करके भागे उनकी भी चलान हो गई, उनको भी कोड़ा लगा। अभी के पास 500 रुपये आराम से दे करके जाके भैया राहत की सांस लिया अंदर, ठीक है? तो ये सरकार बिल्कुल इसी तरह से आपके साथ कर रही है। पहले फ्री का लालच दी, आओ भैया गैस कनेक्शन ले लो फ्री में, आओ भैया 0 बैलेंस पे खाता खोल लो फ्री में, आओ 5 किलो का राशन ले लो फ्री में, आओ बिजली कनेक्शन ले लो फ्री में। अब चपत कहाँ कहाँ लगा रही है? कहाँ कहाँ लगा रही चपत? अब चपत लगा रही है गैस के दामों पर। कितना गुना बढ़ाया? लगभग 2 गुना तो हो ही गया, 2.5 गुना हो गया। कड़वा तेल पर कितना बढ़ा दिया, प्याज पर कितना बढ़ा दिया, पेट्रोल पर कितना बढ़ा दिया, डीजल पर कितना बढ़ा दिया। अब आप अनुमान लगा लीजिएगा कि फ्री का लालच देने की वजह से हमने वह काम कर दिया जो एक कुत्ते ने किया था। कुत्ता आधी रोटी एक घर से चुरा लिया, उसका पेट उतने में भर जाता, क्योंकि अगर सकारात्मक सोचता तब। उसको नकारात्मक लगा सोचने, फिर आधी रोटी मिली। एक आदमी होता सोचता कहता चलो यार आधी रोटी तो मिली है, एक आदमी खाली आधी मिल गई। तो 2 तरह के सोच के लोग हैं दुनिया में। तो कुत्ता जब जा रहा था आधी रोटी पा करके, तो उसने अपनी परछाई देखा पानी में, उसने कहा अरे आधी रोटियां तो एक दिया है। तो क्या किया, झपटा उसकी रोटी के लिए, और ऐसे पानी में बह गई वो भी रोटी उसकी। तो आपके साथ तो यही हुआ, बढ़िया से आधी रोटी मिल रही थी और 15 लाख का चक्कर आ गया, सपने आ गए। और आपने वो कर दिया कि आधी छोड़ पूरी को धावे, अब आधी रहे न पूरी पावे। तो ये स्थिति हो गई हमारे समाज की। और अभी कुछ दिन बाद इस तरह का माहौल गर्मी गर्मा का चलने लगेगा। कुछ लोग आएंगे दौड़ते हुए, कहेंगे एकदम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ गए। तो आपको लगेगा क्या, अरे जो वादा किया था मोदी जी ने वही हुआ। तो अगली बार सरकार आप बना दीजिए, आपको खाते में आ जाएगा। ये हो सकता है एक खेल हो, एक षड्यंत्र हो, क्योंकि उनका हर मकसद पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को नीचे दबा देना, उनके बच्चों का भविष्य खराब कर देना, आपको अपंग बना देना, मानसिक विकलांग बना देना।
क्योंकि इसके सिवा वो कुछ दूसरा सोच करके नहीं बैठे। और जब आपका बेटा कहीं जाएगा बाहर कमाने, गुजरात, सूरत, तो जिस तरह से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है ना, उनका कहना सिर्फ ये है कि इतना सबको कमजोर कर दो कि जब ये जाएं सूरत, मुंबई, गुजरात कमाने, तो वहां का पूंजीपति, वहां का उद्योगपति, वहां कंपनी मालिक कहेगा 2000 दूंगा, काम करना हो तो करो, नहीं चलते बनो। तो क्या करेगा आपका बेटा? मरता क्या न करता, किसी दिन पहुंचे समाज क्या नहीं करते हैं, वही आपका बेटा करेगा। 2000 में काम करेगा, वहां बताइए अपना पेट भरेगा क्या, के घर बनवाएगा क्या, आपको भेजेगा। तो ये स्थिति लाने वाली है। आपको एक चीजों से और आगाह कर दिए देता हूं कि जब चुनाव होगा तो कुछ लोग शोर मचाएंगे, अरे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीत रही है, अरे एकदम अगवा वोट पड़ रहा है, ये बात तुरहंद मज्जा ओढ़ दे बदे, ये मैं तुरहंद मज्जा ओढ़ दे बदे। तब क्या होगा? आपका वोट रोकने के लिए इस तरह की भी अफवाह उड़ा सकते हैं, क्योंकि हम सोचते ही इस एंगल से है, वो सोचते हैं उस एंगल से, जहाँ से आपको बर्बाद किया जा सके। तो सावधान रहिएगा, इस बार कोई भी वोट खिसकने न पाए, कोई भी वोट कटने न पाए। मतदान सूची में अपना नाम डलवा करके दिखवा लीजिए, जो तारीखें डाली गई हैं। माननीय पूर्व प्रत्याशी जी से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि कैसे मतदान सूची में किस तरह से डैमेज किया जा रहा है। इस विधानसभा के मतदाता को उस विधानसभा में डाला जा रहा है, उस विधानसभा के मतदाता को उस विधानसभा में डाला जा रहा है। ये सरकार इस हरकत में उतारू हो चुकी है। तो कोई भी वोट छटकने ना पाए। साथियों, लोग कहें समाजवादी पार्टी को बहुत भयंकर वोट पड़ रहा, तो भी आप रुकिएगा मत। इस सरकार को अपना गुस्सा जाहिर करने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इस बार इस सरकार को दिखा दीजिए कि आप सख्त, आपके अंदर वो शक्ति है जो एक राष्ट्रपति के पास शक्ति है। एक वोट देने का अधिकार जो बाबा साहब ने आप दिया है आपको, उसको भुना लीजिए और इस सरकार को दिखा दीजिए कि हम जनता अगर चाह जाए तो तख्त पलट सकते हैं, और वो चीज आप कर सकते हैं। तो 2022 में करने के लिए तैयार हैं? कौन लोग तैयार है? दोनों हाथ उठा करके बताएं कि आप 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव संघर्ष करो, अखिलेश यादव संघर्ष करो। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आप सबके बीच आया और चित्रकूट के उस आखिरी विधानसभा में, आखिरी ग्राम पंचायत में पहुंचा जहां मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। वरना मैं जौनपुर में मर जाता, आप यहां मर जाते, मुलाकात नहीं होती। लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने हम दोनों को मिला दिया। जो हमारे समाज से वो गर्व करें, जो हमारे पिछड़े समकक्षी समाज से वो भी गर्व करें, जो माननीय अखिलेश यादव से के लक्ष्य से प्रेम करने वाले यहाँ क्षत्रिय समाज से बैठे हैं, ब्राह्मण समाज से बैठे हैं, वे भी, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम।